हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन निकालेंगे किसी भी कास्टिंग का, कितना टाइम लगेगा किसी कास्टिंग को सॉलिडिफाई होने में, है ना। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक मॉडुलस निकाला था एक क्यूब का मॉडुलस क्या आया था। अगर एक क्यूब का एज लेंथ ए है तो मॉडुलस आया था a/6। एक स्फीयर है, उसका रेडियस r है, तो उसका मॉडुलस आया था r/3। मॉडुलस क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? अनइंसुलेटेड एरिया, वैसा एरिया जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसी एरिया को कंसीडर हम लोग वैसा एरिया जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखा था सिलेंडर। सिलेंडर का तो मैं दो केस देखा था। एक सिलेंडर जिसमें एक तो जनरल केस था, एक सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर बराबर है। हाइट और डायमीटर अगर बराबर है तो उसका मॉडुलस आया था d/6 और h/6। और एक हम लोगों ने देखा था एक सिलेंडर जिसका बेस इंसुलेटेड है, तो उस सरफेस से जो बेस था उससे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उसको हमने नहीं कंसीडर किया, तो उसका मॉडुलस आया था d/5 और h/5। फिर एक इलिप्टिकल सिलेंडर देखा था, फिर एक स्लैब देखा। तो इसी तरह का कास्टिंग ज्योमेट्री हमें न्यूमेरिकल्स में मिलेगा और हमें उसको फास्ट यूज करना है मॉडुलस से। टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन क्या था? टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज इक्वल्स टू k मॉडुलस स्क्वायर। तो मॉडुलस जब आप निकाल लोगे तो तुरंत आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको, कैसे क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। पावर ऑफ हो गया है थोड़ा, कोई बात नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये हम लोगों ने देखा था कल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, गेट का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का। चलो देखते हैं वन बाय वन। देखो पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पहला। देखो ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। देखो ये एक क्वेश्चन है पहला। चलो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? विद ए सॉलिडिफिकेशन फैक्टर ऑफ 0.97 इंटू 10⁶ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? सॉलिडिफिकेशन फैक्टर की द सॉलिडिफिकेशन टाइम इन सेकेंड फॉर अ स्फेरिकल कास्टिंग ऑफ 200 mm डायमीटर। ये क्वेश्चन आया था कब? गेट 2003 में। तो बहुत ही इजी। सबसे पहले क्या करो, इसका एक गिवन डेटा कलेक्ट करो। क्या गिवन है इसमें? तो गिवन जब तुम कलेक्ट करोगे, सबसे पहले क्या है, के दिया हुआ है। के कितना? सॉलिडिफिकेशन फैक्टर 0.97 इंटू 10⁶। यही है ना के? 0.97 इंटू 10⁶, ये है के। उसके बाद क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर हमें दिया हुआ है 200 mm। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बात बताओ, स्फेरिकल ज्योमेट्री है, तो स्फेरिकल ज्योमेट्री का मॉडुलस मैं पढ़ाया हूँ। तो मॉडुलस स्फेरिकल ज्योमेट्री का क्या होता है? d/6 होता है ना। तो ये होगा 200/6, मतलब 100/3। 100/3, कोई प्रॉब्लम? तो ये आ गया हमारा मॉडुलस। जैसे ही मॉडुलस हमें आ गया तो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है k इंटू मॉडुलस स्क्वायर, होता है ना। तो k इंटू मॉडुलस स्क्वायर, तो k हमें पता है 0.97 इंटू 10⁶। लेकिन अब देखो ये किस चीज में है, देखो थोड़ा ध्यान दो। ये किस चीज में है? ये सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर में है। और ये किस चीज में है? ये है mm में। ये है mm में। तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे तुम देखो, तो ये जो डायमीटर था तुम्हारा, ये डायमीटर था 200 mm। तो यहाँ पे भी डायमीटर 200 mm। तो ये 100/3, 100/3 mm। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 200 है ना, तो ये है हमारा 200, तो ये 0.2, तो 0.2/6 मीन्स 2/60, मतलब 1/30, तो ये आ जाएगा 1/30, तो ये आ गया तुम्हारा 1/30। तो तुम्हें पता चल गया कि ये आ गया 1/30, तो इसे तुम k इंटू मॉडुलस स्क्वायर, मॉडुलस इज 1/30 स्क्वायर, तो सॉल्व कर लो इसे। जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.97 10⁶ इंटू 1/900 ना, ये आ जाएगा बाई 900। तो ये सॉल्व करोगे आंसर आ गया तुम्हारा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो बताओ कितना आ रहा है टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, जल्दी सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 1 मिनट मैं डोर ओपन कर ले रहा हूँ थोड़ा। तो आप तो बताओ क्या कितना आ रहा है ये वैल्यू, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो ये आ रही है 1073, कोई है ऑप्शन में 1077 अप्रॉक्स, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आ रही है वैल्यू 1077.77 सेकेंड। तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी व्हाट, approximately the value is close to option B. Option B is correct. So this is how you can solve this problem. So this was your first problem. Okay. तो ये हमारा आ गया। अच्छा अब दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये मैं अगले वीडियो में उस डाउट्स को आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला प्रॉब्लम हो गया। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरा एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक और प्रॉब्लम मेरे पास है, 1 मिनट। एक और प्रॉब्लम है ये कि देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टेन मेटल a spherical drop of molten metal solidify in 10 सेकेंड, सॉलिडिफाई इन 10 सेकेंड, ठीक है, सॉलिडिफाई इन 10 सेकेंड। A spherical drop of molten metal solidify in 10 seconds having radius 2 mm, having radius 2 mm. Okay, a similar drop actually of same material, a similar drop of radius 4 mm will solidify in dash second। चलो इसका आंसर तुम्हें बताना है। कह रहा है एक स्फेरिकल ड्रॉप है मोल्टेन मेटल का, रेडियस 10 सेकेंड है, सॉरी सॉलिडिफाई करता है 10 सेकेंड में जब उसका रेडियस 2 mm है, जब उसका रेडियस 2 mm है, ठीक है। तो
जब सिमिलर है, जब इसका रेडियस 4 mm, मतलब रेडियस को डबल कर देते हैं, तब क्या होगा सॉलिडिफाई। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये कैसे करेंगे इसको। अगर T1 टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन फर्स्ट केस में 10 सेकेंड है, तो तुम्हारा रेडियस जो R1 था, ये मान लो R है, ठीक है। R यहाँ पे कितना है, 2 mm। अच्छा, T2 तुम्हें पता करना है सेकेंड केस में कि टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन कब होगा, जब रेडियस को तुम क्या कर रहे हो, डबल कर दे रहे हो, 4 mm कर दे रहे हो, यही है ना। तो चलो एक बात बताओ अब मुझे, ये यहाँ पे तुम्हारा ये यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल ज्योमेट्री है। स्फेरिकल ज्योमेट्री का मॉडुलस जानते हो, क्या है मॉडुलस स्फेरिकल का? मॉडुलस होता है R/3, ये होता है ना। तो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा KR/3 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये हो जाएगा KR/3। तो एक बात बताओ, ये हो गया किसके लिए, स्फेयर के लिए। अगर क्यूब का बात करेंगे तो T इज इक्वल्स टू K, मॉडुलस क्या है, A/6², यही होगा ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे दो केस है। अगर तुम अब T1 लो T2 लो, तो T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा K तो सेम है, सेम मटेरियल है, R1/3², और T2 हो जाएगा K R2/3²। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, T1/T2 इज इक्वल्स टू R1/R2²। तो ये याद रखना, ये रिजल्ट डायरेक्ट स्फीयर में मैं यूज कर लूंगा, और डायरेक्ट क्यूब में भी मैं यूज करूंगा। क्यूब में क्या लिख सकता हूँ, क्यूब में लिख दूंगा A1/A2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा A1/6, यहाँ पे आएगा A2/6, आएगा ना A1 A2/6। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2², A1/A2², और जहाँ पे डायमीटर आएगा D1/D2²। तो वहाँ पे परेशान मत होना, डायरेक्टली लिख लेना। तो ये अब तुम्हें स्फीयर में इसको याद रखना, ठीक है। तो अब तुम बताओ, जैसे ही तुम्हें पता चल गया ये, तो ये वैल्यू जब तुम T1 T2 तुम्हें पता है, तो T1 है तुम्हारा 10 सेकेंड, T2 तुम्हें चाहिए, ये है तुम्हारा R, ये है तुम्हारा 2R, तो ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा 10/T2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो तुम्हारा T2 आ जाएगा, नया टाइम कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड। तो अगर रेडियस को डबल करेंगे तो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन 4 गुना हो जाएगा। रेडियस को डबल करेंगे तो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इस तरह का प्रॉब्लम गेट में आपको मिलेगा। और देखो, एक दो प्रॉब्लम और दिखाते हैं तुम्हें करके, ठीक है। सारा प्रॉब्लम गेट का मैं करके दिखाऊंगा। ये लेक्चर हाफ एन आवर का होगा करीब, इसमें मैं सारे टाइप का प्रॉब्लम तुमको करके दिखाऊंगा। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखो, एक इसको नोट कर लो, जिसका नहीं हुआ वो उसे नोट कर ले, ठीक है। नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन था हमारा, और ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन देखो। देखो कह रहा है ए क्यूबिकल कास्टिंग सॉलिडिफाई इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डन ये वाला। देखो नेक्स्ट, बहुत सिंपल था, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत इजी था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूबिकल कास्टिंग सॉलिडिफाई इन 5 मिनट, ठीक है। ए क्यूबिकल कास्टिंग सॉलिडिफाई इन 5 मिनट, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। ए क्यूबिकल कास्टिंग सॉलिडिफाई इन 5 मिनट, ठीक है। व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, व्हाट इज द solidification time of a new cubical casting, of a new cubical casting of same material which is 8 times heavier than
दी ओल्ड कास्टिंग, पुराने वाले कास्टिंग से 8 गुना भारी है, 8 टाइम्स हेवियर देन दी ओल्ड कास्टिंग। तो उसका टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है, 8 टाइम्स हेवियर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। ये भी गेट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, देखो कैसे करेंगे, नोट कर लिए, देखो। तो फिर ओल्ड और न्यू, तो चलो ओल्ड को मैं 1 अज्यूम कर ले रहा हूँ और न्यू को 2, ठीक है। तो ओल्ड को 1 अज्यूम कर लिया, तो T1 जो था हमारा ये है 5 मिनट, ठीक है। और इसका एज लेंथ है, मैं A1 अज्यूम कर रहा हूँ, एज लेंथ A1। अच्छा, दूसरा जो क्यूब है, न्यू क्यूब जो है उसको T2 मान लो, तो T2 तो तुम्हें निकालना है, इसका एज लेंथ मान लो A2। तो ये हमारा न्यू है, न्यू कास्टिंग, ठीक है। और ये वाला था हमारा ओल्ड कास्टिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि 8 टाइम्स हेवियर न्यू कास्टिंग विच इज ऑफ सेम मटेरियल विच इज 8 टाइम्स हेवियर देन दी ओल्ड कास्टिंग। तो न्यू कास्टिंग जो हेवी, हेवी मतलब वेट, मतलब जो न्यू कास्टिंग का वेट होगा W2, ये है 8 टाइम्स हेवियर W1, यही है ना, 8 टाइम्स W1। तो वेट क्या होगा, mg, m2g is equals to 8 times m1g, g will be cancel। तो m2 क्या हो जाएगा, ρ2 v2 is equals to 8 times ρ1 v1, मास रो डेंसिटी इनटू, तो ये रो कैंसिल क्योंकि सेम मटेरियल है, डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो v2 is equals to 8 टाइम्स v1। तो v2 हो जाएगा वॉल्यूम क्यूब है ना, A2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स A1 क्यूब, 8 टाइम्स A1 क्यूब। तो बताओ A2 और A1 है, तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, A2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2A1 क्यूब, बोल सकते हैं 2A1 क्यूब। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, जो रिजल्ट आ गया वो आ गया A2 इज इक्वल्स टू 2A1, आ गया ना, A2 इज इक्वल्स टू 2A1, A2 इज इक्वल्स टू 2A1, A2 इज इक्वल्स टू 2A1, ये रिजल्ट आ गया। अब बताओ, अब जब दोनों क्यूब है, दोनों क्यूब है, तो क्यूब का मॉडुलस तो जानते हैं क्या होता है, A/6 होता है ना। तो अब देखो, एक तो रिजल्ट ये पता चल गया। अच्छा, अब दूसरी बात आगे बढ़ोगे जब थोड़ा सा, तो तुम देखोगे कि क्यूब के लिए मॉडुलस होता है A/6। तुम बोलोगे सर टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो क्यूब का होता है K इंटू A/6 स्क्वायर होगा। तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि अपन लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल्स टू A1/A2 स्क्वायर। आपने बोला था सर हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, T1/T2 इज इक्वल्स टू A1/A2 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 कैंसिल हो जाएगा। तो चलो T1 हमें पता था, T1 कितना है 5, T2 हमें निकालना है। अच्छा, A1/A2 बताओ यहाँ से, यही तो, इसीलिए तो ये डेटा दिया था, ये जो दिया 8 टाइम्स हेवियर है, क्यों दिया, ताकि तुम उसके इसमें रिलेशंस निकाल सको, तुम उसमें रिलेशंस निकाल सको दोनों के, न्यू और ओल्ड के एज लेंथ में। तो ये आ जाएगा A1/A2 का रिजल्ट क्या आ गया हमारा, A1/A2 आ गया 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। तो T2 आ जाएगा तुम्हारा 20 मिनट, T2 आ जाएगा 20 मिनट, T2 आ गया 20 मिनट। कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है नेक्स्ट, है हमारा ये, एक और देखो न्यूमेरिकल। ये हो गया, किसी को भी प्रॉब्लम इसमें देख लो एक बार क्वेश्चन, एक बार आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से सवाल में। यहाँ से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व किया, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 20 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। चलो चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो एक ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 में आया था। क्या है भाई ये? कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्रीजिंग टाइम मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड इट्स सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू चोवोरिनोव्स रूल। अभी बताएं तो 1 मार्क्स में आया होगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये 1 मार्क्स में आया होगा। आंसर क्या होगा? टी इज इक्वल टू के वी बाई ए स्क्वायर, वी बाई ए इज द मॉडुलस। तो ये तो बहुत बकवास सा है। तो डी, डी इज करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये भी बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है एक ये है, क्या नाम है, एक ये देखो, ये भी है एक आसान सा क्वेश्चन। चलो इसको करके दिखाओ। ये आया था गेट 2015 में। चलो करो इसको। क्या कह रहा है? द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ ए कास्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई ए स्क्वायर। इसमें बोल भी दिया है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? वी बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वी बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये तो पता भी है। V इज द वॉल्यूम, A इज द टोटल कास्टिंग सरफेस एरिया, लूजिंग हीट, जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है वही वाला एरिया लेना है। देखो वर्ड लिखा हुआ है ना, लूजिंग हीट। 2 क्यूब्स ऑफ सेम मटेरियल मतलब K सेम होगा, एंड साइज भी सेम है मतलब एज लेंथ सेम, आर कास्ट यूजिंग सैंड कास्टिंग प्रोसेस। द टॉप फेस ऑफ वन ऑफ द क्यूब इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। मतलब 2 क्यूब है, एक का टॉप फेस इंसुलेटेड है। तो चलो एक क्यूब जो है हमारा, एक क्यूब है हमारा ये, ठीक है। तो ये एक क्यूब है, एक क्यूब ये है, एक का टॉप फेस इंसुलेटेड है। तो चलो मैं इंसुलेशन इसको दिखा देता हूँ किसी दूसरे कलर से। तो ये इंसुलेशन है, यहाँ पे टॉप फेस इंसुलेटेड है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन है हमारा, इससे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बस यही, और क्या, और तो कुछ है नहीं इसमें। बाकी दूसरा क्यूब जो है हमारा, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले क्यूब में इंसुलेशन नहीं है, क्या है? इंसुलेशन नहीं है, याद रखना है, कोई इंसुलेशन नहीं, ठीक है। इसमें इंसुलेशन नहीं है। भूल गया, मुझे पहले करना था ये। तो अब समझ ही जाओगे, अब तो समझ ही गए होगे। ठीक है। चलो, तो ये एक क्यूब है, एक क्यूब ये है। तो यहाँ पे देखो, तो इसका एज लेंथ, दोनों का एज लेंथ सेम है, दोनों का एज लेंथ सेम है, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ पे भी ए ए। तो चलो एक को मैं, किसका किसका रेशियो बोल रहा है देख लो। द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब विद टॉप फेस इंसुलेटेड, तो इसको 1 मान लो, इसको मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ, इसको 2। तो 2 डैट ऑफ अनदर, मतलब हमें निकालना है T1 बाई T2। तो चलो T1 निकाल लेते हैं। तो T1 हमारा क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा K, K इंटू वी बाई ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मॉडुलस हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक फेस इंसुलेटेड है। तो एक फेस इंसुलेटेड है तो उसका तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो होगा ए क्यूब, लेकिन यहाँ पे आएगा 5A स्क्वायर। क्यों आएगा 5? क्योंकि टॉप फेस को नहीं कंसीडर करना है, बचा 5 फेस। तो ये आ जाएगा के इंटू ए बाई 5। पिक्चर क्लियर? स्क्वायर, के इंटू ए बाई 5 स्क्वायर। और T2 तुम्हारा आ जाएगा, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा के इंटू ए क्यूब बाई 6A स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के इंटू ए बाई 6 स्क्वायर। बोलो आ जाएगा के इंटू ए बाई 6 स्क्वायर। तो जैसे ही आ गया तुम्हारा, तुम्हें निकालना है क्या? T1 बाई T2। तो T1 बाई T2 निकाल दो, के विल बी कैंसिल, ए विल बी कैंसिल। तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 36/20, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/5 अपॉन 1/6 स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 6/5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36/25। वेरी इजी प्रॉब्लम इट इज, 36/25। तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये स्क्वायर करना मत भूलना, स्क्वायर बहुत लोग भूल जाते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है? 36/25। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? चलो दूसरा देखो, ये भी हो गया हमारा, बहुत इजी था ये। इंसुलेटेड है, एक इंसुलेटेड नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रहा था, वहाँ पे इंसुलेशन का क्या मतलब होता था। एक क्वेश्चन पूछ भी दिया इन्होंने इंसुलेशन से, तो ए याद रखना, ए क्या होता है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, एक एक और प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम ये है, देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। देखो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये गेट में आया है 2011 में। चलो इसको सॉल्व करो। देखो क्या कह रहा है कि इन अ सैंड कास्टिंग प्रोसेस ए स्फीयर एंड अ सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब एक स्फीयर है एक सिलेंडर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलो, सेपरेटली कास्ट फ्रॉम दी सैंड मोल्ड, from the sand molten metal under the identical condition, the height and the diameter of the cylinder are equal। तो सिलेंडर का यहाँ पे एक तो ये गिवन हो गया पहला, और दूसरा है हाइट फॉर सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट और डायमीटर इक्वल है, इसका मॉडुलस बताए है ना। एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर इक्वल है, मॉडुलस क्या होता है? d/6। चलो फास्ट, अभी फायदा हो जाएगा। the ratio of solidification time of the sphere to the cylinder, of the sphere to the cylinder, मतलब हमें निकालना है t of sphere upon t of cylinder, ये हमें निकालना है, याद रखना। कभी कभी उल्टा हो जाता है, पूछता है स्फीयर बाई सिलेंडर, स्टूडेंट क्या करते हैं? सिलेंडर बाई स्फीयर निकाल देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भर देते हैं और गलत हो जाता है उनका। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना, नॉलेज में रखना, ठीक है। चलो तो अब चलो, ये तो हमें पता चल गया। तो अब चलो, अब निकालोगे कैसे? तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो इसको निकालने का दो तरीका, या तो तुम डायरेक्ट मॉडुलस मॉडुलस के टर्म में लिखो, या वॉल्यूम को इक्वेट करो। तो देखो यहाँ पे एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर ऑफ द स्फीयर, आर ऑफ द स्फीयर क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम π/4। अच्छा, डी डायमीटर के टर्म में अगर लिखोगे तो क्या होगा? डायमीटर के टर्म में पाई डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्यूब अपॉन 8, पाई डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्यूब अपॉन 8। कैसे? देखो 4/3 पाई आर क्यूब, आर को क्या लिख सकते हो? d/2 लिख सकते हो, क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? आर 4/3 पाई आर क्यूब, आर को लिख सकते हैं, सॉरी आर को, हाँ आर को d/2, ठीक है। ये आ जाएगा 4 पाई डी क्यूब अपॉन 3 इंटू 8, 8, ये आ जाएगा 6, सॉरी ये आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्यूब बाई 6। तो ये डायमीटर के टर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो ये आ गया पाई डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्यूब बाई 6। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्यूब। क्यों क्यूब? क्योंकि हाइट और डायमीटर बराबर है, π/4 d²h, हाइट और डायमीटर बराबर है, ठीक है, हाइट और डायमीटर बराबर है इसीलिए, तो डी क्यूब। तो चलो अब इसको तुम जब देखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा सर, रिजल्ट आएगा डायमीटर ऑफ द स्फीयर अपॉन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर
cube is equals to 6/4. This will be 3/2. ओके, तो ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ द स्फीयर अपॉन सिलेंडर, ये आ जाएगा 3/2 टू द पावर 1/3. बोलो आ जाएगा 3/2 टू द पावर 1/3. तो ये आ गया रेशियो, ये तो समझ गए सर, ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताओ, अब तुम्हें अगर मैं बोलूं मॉडुलस बताओ मुझे स्फीयर का, तो स्फीयर का मॉडुलस होगा क्या, d/6, d स्फीयर बाई 6, यही होगा ना. और अगर मैं तुम्हें बोलूं मॉडुलस बताओ सिलेंडर का, तो सिलेंडर यहाँ पे कैसा है, H इज इक्वल टू डी है, कोई सरफेस इंसुलेटेड नहीं है, तो ये भी हो जाएगा d सिलेंडर बाई 6 होगा ना. तो अब तुम बताओ, तुम लिखोगे टी स्फीयर बाई टी सिलेंडर, यही है ना. तो टी स्फीयर बाई टी सिलेंडर तुम्हें निकालना है. तो टी स्फीयर इज इक्वल्स टू के मॉडुलस ऑफ स्फीयर स्क्वायर, फिर टी सिलेंडर इज इक्वल्स टू के मॉडुलस सिलेंडर स्क्वायर, यही होगा ना. तो क्या आएगा रिजल्ट, टी स्फीयर बाई टी सिलेंडर इज इक्वल्स टू मॉडुलस स्फीयर बाई मॉडुलस सिलेंडर स्क्वायर, यही आ गया डायरेक्ट. तो यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, टी स्फीयर बाई टी सिलेंडर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ स्फीयर d/6, d सिलेंडर बाई 6 अपॉन d स्फीयर बाई 6, d सिलेंडर बाई 6 स्क्वायर, 6 कैंसिल, तो d सिलेंडर बाई d स्फीयर स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा d स्फीयर बाई टी सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, डी सिलेंडर क्या था, डी सिलेंडर बाई टी स्फीयर, ये क्या था 3/2 टू द पावर 1/3, 3/2 टू द पावर 1/3 स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हमारा 3/2 टू द पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 है और उसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2/3. इसको सॉल्व करो, देखो बताओ तो कितना आता है आंसर, 1.5 टू द पावर 0.66, देखो करके कितना आता है. मैं भी कर रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास एक्चुअली है नहीं. एक मिनट, गेट का कैलकुलेटर है, गेट का कैलकुलेटर आप लोग भी एक काम कीजिए, गेट का कैलकुलेटर इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, उसी से कीजिए, ठीक है. गेट का कैलकुलेटर इंस्टॉल कीजिए, उसी से कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है. 1.5 टू द पावर 0.66, ये आ रहा है 1.306. तो देखो ऑप्शन में है 1.306, ऑप्शन में अगर होगा तो टिक कर दो. हाँ 1.306 लगभग ये है, मतलब करेक्ट आंसर है हमारा सी 1.31. तो ये पीआई में आया था, समझ में आया कैसे किए समझ में आया. पहले वॉल्यूम इक्वेट किए, वॉल्यूम दोनों का दिया हुआ था, वॉल्यूम इक्वेट किए, वॉल्यूम से हमें डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दोनों के डायमीटर में हमें रिलेशन मिल गया, समझ में आया. जैसे ही दोनों के इसमें रिलेशन मिल गया कि डी डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर में, और हमें मॉडुलस पता था स्फीयर का कि d/6 होता है, और सिलेंडर का भी अगर h और d बराबर d/6 होता है, तुरंत हमने इक्वेट किया और हमने निकाल लिया बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ, ठीक है. अच्छा, दूसरा तरीका कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, देखो सेकंड मेथड, इसी में मैं दिखा रहा हूँ. किसी को प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड में, देख लो प्रॉब्लम अगर है तो देख लो फर्स्ट मेथड में, किसी को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट मेथड में तो देख लीजिए. चल स्क्रीनशॉट ले लो. अब देखो आगे, देखो यहाँ पे सेकंड मेथड, इसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको इस तरह बनाते हैं. सेकंड मेथड कैसे बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ सिलेंडर स्फीयर, ये होगा के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर स्क्वायर। मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा, V बाई ए होता है। अच्छा, वॉल्यूम T ऑफ सिलेंडर होगा सर K, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन एरिया ऑफ सिलेंडर स्क्वायर, ये भी होता है बिल्कुल। तो सर अगर आप रेशियो करोगे T स्फीयर बाई T सिलेंडर, तो इस रेशियो में सर के कटेगा, बिल्कुल कटेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा एरिया सिलेंडर बाई एरिया स्फीयर स्क्वायर, डायरेक्टली एरिया सिलेंडर बाई एरिया स्फीयर स्क्वायर, जैसे ही आप रेशियो करोगे। अच्छा, अब सिलेंडर का एरिया क्या होगा? सिलेंडर का एरिया क्या होगा? सिलेंडर का एरिया होगा, कौन सा एरिया? जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो सिलेंडर का एरिया H इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें एरिया लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। तो डी और एच बराबर है, तो इसको मैं डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पाई डी एच, ये हो गया कर्व्ड एरिया, ये हो गया टॉप और बॉटम एरिया, ये एरिया हो गया अपॉन स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्फीयर का रेडियस, इसको डायमीटर के टर्म में पुट कर लेना, और ये पूरा स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ये डायमीटर सिलेंडर है, ये भी डायमीटर सिलेंडर है, यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे फिर तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हें यही रिजल्ट आ जाएगा, फिर घूम फिर के यही आ जाएगा, डी सिलेंडर डी स्फीयर बाई टी सिलेंडर, यही टर्म आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर से यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा, और सॉल्व करोगे फिर तुम्हें डी सिलेंडर और डी स्फीयर का जो रेशियो है तुम्हें फिर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम इक्वेट करके। तो ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आंसर फिर तुम्हारा 1.306 ही आएगा लगभग। तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स था हमारा कास्टिंग पे, और 4-5 प्रॉब्लम और अभी बचा हुआ है, तो वो भी 3-4 प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कास्टिंग पे। तो इसको मैं ज़्यादा देर का वीडियो बना नहीं रहा हूँ, इसलिए एक और वीडियो 15 मिनट का बनाऊंगा, जिसमें फिर 3-4 प्रॉब्लम्स रहेगा, आप उसको देख लेना। उसके बाद आपसे टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन का। कैसा लगा आपको? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं और आपके सामने रखूं, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, चलो फिर। तो ये आप नोट कर लो, आंसर आपने देख लिया। एक दो वीडियो में और मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ठीक है। थैंक यू।